bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं पी ब्लॉक के तत्वों का अगला टॉपिक। अभी नाइट्रोजन परिवार ही चल रहा है, जिसमें अब हम नाइट्रोजन के बाद में जो तत्व आता है फास्फोरस, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके यौगिकों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से आपके सिलेबस में है, बस वही यौगिक आपको पढ़ाएंगे। फास्फोरस क्या है, पहले फास्फोरस का इतिहास जानते हैं और फास्फोरस के बारे में सभी बातें जानेंगे कि फास्फोरस आखिर कैसा तत्व है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों के लिए फास्फोरस महत्वपूर्ण होता है, अति आवश्यक होता है, किन के लिए। तो आपको बताते हैं, फास्फोरस एक बहुत ही क्रियाशील, बोले अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ है जो मनुष्य की हड्डियों और दांतों के एनिमल दांत में और कई प्रकार के पदार्थ बहुत से यौगिकों में पाया जाता है। और बोल सकते हैं कि पौधों के लिए अति आवश्यक तत्व है फास्फोरस। बिना फास्फोरस की उपस्थिति में पौधों की वृद्धि रुक जाती है, उनकी वृद्धि नहीं होती है, वो नाटे रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। फास्फोरस बहुत ही साल पहले खोज लिया गया था, क्योंकि फास्फोरस को मिलाने से क्या होता है, हम भूमि में मृदा को जब उपजाऊ बनाते हैं, पेड़ पौधों की अच्छे विकास और वृद्धि के लिए हम फास्फोरस जैसे बहुत से उर्वरक का उपयोग करते रहते हैं। तो फास्फोरस तो हमारे जो पूर्वज थे वो पहले से ही खोज चुके थे, लेकिन वो उसके बारे में जानते नहीं थे। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति में संयुक्त रूप में पाया जाता है, और इसको सबसे पहले सीले नामक वैज्ञानिक थे। सीले ने 1771 में इसको हड्डियों की राख से प्राप्त किया था। सीले ने इसको 1771 में हड्डियों की राख से प्राप्त किया था, और यह अंधेरे कमरे में रखने पर प्रकाश के समान चमकता है, तभी तो इसे प्रकाश यानी कि फास्फोरस का मतलब होता है प्रकाशमय। फास्फोरस का अर्थ होता है प्रकाशमय, क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश के रूप में यह चमकता है। और फास्फोरस कई रूपों में पाया जाता है, सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस को बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो बहुत ही क्रियाशील होता है, लेकिन लाल फास्फोरस को जो माचिस की तीलियों में लाल रंग का एक पदार्थ लगाया जाता है, वो लाल फास्फोरस होता है, जो रगड़ लगाने पर जलने लगता है। तो यहाँ पर फास्फोरस को हमने बताया कि प्रकाशमय होता है, और ये बहुत ही क्रियाशील पदार्थ है। तो यह प्रकृति में किसी के साथ संयुक्त रूप में रहता है, और हड्डियों में भी पाया जाता है। हड्डियों की जो मजबूती होती है, उसमें फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में, कैसे CA3PO4 का होल ट्वाइज, इन रूपों में फास्फोरस पाया जाता है। हड्डियाँ कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, तो हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अब फास्फोरस के अयस्क के बारे में जानेंगे, कौन कौन से प्रकृति में फास्फोरस के अयस्क पाए जाते हैं। तो नंबर 1, P4 के अयस्क, ओरे ऑफ P4 यानी कि फास्फोरस। और ये 3 रूपों में पाया जाता है। फास्फोरस 3 रंग का होता है, सफ़ेद, काला, नहीं पहले लाल आएगा, लाल और काला। इतने रूपों में फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन फार्मूला P4 ही होता है।
कोई ऐसा फास्फोरस जैसे सफ़ेद है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, ये कि बहुत ही क्रियाशील पदार्थ होता है और तुरंत क्रिया कर जाता है। लेकिन लाल फास्फोरस मुक्त अवस्था में रह सकता है और काला फास्फोरस भी रह सकता है, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस नहीं रह सकता है। तो इसका पहला अयस्क होता है फास्फेराइट। फास्फेराइट का मतलब होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइज, ये फास्फेराइट होता है। और इसका दूसरा अयस्क होता है पेटाइट। इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइज CaCl2, ये होता है क्लोरोपेपाइट। इन रूपों में एक तो फास्फेराइट और दूसरा क्लोरोपेपाइट, तीसरा होता है इसका फ्लोरोपेटाइट। इसका फार्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइज इंटू CaF2। तो इन रूपों में प्रकृति में आपको फास्फोरस सफ़ेद रंग का मिल जाएगा, क्योंकि हम फास्फोरस के क्या बता रहे अयस्क। और इन रूपों में कैल्शियम फास्फाइड जिसे बोलेंगे फास्फेराइट, क्लोरोपेपाइट जिसमें है कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम क्लोराइड, और फ्लोरोपेटाइट में पाया जाएगा कैल्शियम फास्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड। तो ये इसके अयस्क होते हैं जो खनिजों से प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ की मात्रा जिसमें पाया जाने वाला या निष्कर्षित किया जाने वाला तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है वो अयस्क कहलाता है। और खनिज ऐसे होते हैं जिनमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं। अब हमारा है टॉपिक सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद फास्फोरस, पहले हम सफ़ेद फास्फोरस को बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें आपको पढ़ना है सफ़ेद फास्फोरस। सफ़ेद P4। अब इसकी लिखेंगे बनाने की विधियाँ। सफ़ेद फास्फोरस को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहली होगी रिटार्ट विधि। फास्फोरस प्राचीन काल से ज्ञात है। आप ये बात जान लें कि फास्फोरस प्राचीन काल से ज्ञात है और सीले ने इसे कैल्शियम फास्फाइड यानी कि हड्डियों की राख, जो जंतुओं की हड्डियों की राख प्राप्त हुई थी उससे प्राप्त किया था। जब सीले ने इसे जंतुओं की हड्डियों की राख से प्राप्त किया था तब इसे सबसे पहले मिला था आर्थोफास्फोरिक अम्ल, और उसके बाद में इसे बदल दिया था मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल को कार्बन के साथ जब गर्म किया तब उनको प्राप्त हुआ सफ़ेद फास्फोरस। तो देखते हैं कैसे। नंबर ए पॉइंट लिखेंगे कैल्शियम फास्फाइड CaPO4 का होल ट्वाइस, इसको गर्म किया था H2SO4 के साथ, और इसको गर्म करने पर उन्हें प्राप्त हुआ था आर्थोफास्फोरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता H3PO4। H3PO4 के साथ में गर्म किया, बनाया और बन गया था इनका कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पर फास्फेट की संख्या कितनी है 2, और यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं 1, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए। 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है 2 6 हो जाती है, 2 3 6, यहाँ तो 2 ही हैं, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब पूरे हो गए। कैल्शियम कितने हैं 3, सल्फेट कितने हैं 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रिटार्ट विधि में सीले ने क्या किया, हड्डियों की राख, ये क्या है हड्डियों की राख को लिया, उसमें डाला सल्फ्यूरिक अम्ल, गर्म कर दिया तो बन गया आर्थोफास्फोरिक अम्ल।
जब इन्होंने ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त कर लिया, अब यहाँ पर क्या है, वाटर की मात्रा अधिक है, तो फिर इससे इन्होंने प्राप्त किया मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को दोबारा गर्म किया, H3PO4। इसको जब इन्होंने दोबारा गर्म किया, ये बी दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये विधि करने के बाद में उन्होंने आ गए कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को दोबारा गर्म कर दिया, तो यहाँ पर बचा HPO3। ये होता था मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, ये बन गया था उस समय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसकी 1 ऑक्सीजन लेकर चले गए, तो क्या बन गया था, H2O, और जल वाष्प के रूप में पृथक हो गया था। कैसा, वाष्प के रूप में, आप समझ गए होंगे। अब इसको ऐसे पदार्थ से क्रिया कराई कि ये P जो आपका सफ़ेद रंग का फास्फोरस है बाहर हो गया था, तो इसके लिए सी ऑप्शन आ जाएगा। सी विधि क्या होगी, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को इन्होंने गर्म कर दिया था कार्बन के साथ में, कोयला डाला और गर्म कर दिया। कोयला डालने पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और फास्फोरस को अलग कर देंगी, तो फास्फोरस का रियल फार्मूला होता है P4, तो 4 कर लीजिए क्योंकि फास्फोरस की संख्या हमें 4 करनी है। तो प्राप्त हुआ P4, वो भी कैसा था, सफ़ेद। शेष क्या बचा है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इसकी 2 ऑक्सीजन लेकर चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, प्लस 4 हाइड्रोजन यानी कि कितनी ऑक्सीजन है, 4 तियों 12, तो 2H2O, ये जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। बचा क्या है, कितनी ऑक्सीजन बची हैं अभी, 12 में से 10 बची, तो 10% कोयला और 10 यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ लें, देखिए 4 तियों 12 हैं, और 2 सिर्फ हाइड्रोजन ले गया अपने साथ, बची कितनी है अभी, 10 बच गई। 10 कार्बन और 10 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सफ़ेद फास्फोरस का निर्माण हो गया। सीले ने क्या किया, हड्डियों की राख ली, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, उसको गर्म किया, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त किया। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का पुनः आसवन किया तो जल वाष्प के रूप में उड़ गया, क्या प्राप्त हुआ, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल को कार्बन के साथ में गर्म किया तो सफ़ेद फास्फोरस प्राप्त हुआ, और जल और कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से मुक्त हो गई थी। तो इस विधि से उन्होंने क्या प्राप्त किया, फास्फोरस सफ़ेद। अब आ जाती है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि से कैसे प्राप्त किया था, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2, विद्युत अपघटनी बोलें या विद्युत तापीय बोलें, तापीय विधि। विद्युत तापीय विधि में वही आपकी क्रिया होगी कि हम कैल्शियम फास्फाइड को सिलिका के साथ, SiO2 के साथ में जब गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम सिलिकेट पृथक हो जाता है और हमें फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या करेंगे, तो ए पॉइंट, हड्डियों की राख लेंगे, वो होगी Ca3PO4 का होल ट्वाइस, और इसको हम गर्म करेंगे सिलिका SiO2 के साथ, तो हमारा कैल्शियम सिलिकेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फार्मूला था CaSiO3, और हमें प्राप्त होगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता P4O10, या लिख सकते हैं आप P2O5। ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, ये भी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइड लगा दें तो आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 तो मिल गए, अब हमें करनी होगी संख्या, कैल्शियम सिलिकेट, तो सॉरी 3 लगाने हैं यहाँ, CaSiO3, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 3 कैल्शियम है तो इसके लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 दूनी 4, यानी कि ये 2 एकन 2 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे।
और यहाँ पर हो जाएगा 2 चाकू 8, यानी कि ऑक्सीजन हमारे हैं कितने, ये फास्फोरस का नंबर है 4 और ऑक्सीजन है यहाँ टोटल 8, क्योंकि इस 2 के मल्टीप्लाई से 2 एकन 2 यानी 2 दूनी 4 और 2 चाकू 8 और 2 अट्ठे 16 होगी यहाँ पर ऑक्सीजन। कैल्शियम कितने 6, हमारा बन रहा कैल्शियम सिलिकेट, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 का करना होगा, तो 6 यहाँ भी करिए। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 16 और 6 दूनी 12, 16 और 12 कितने होते हैं आपके 28, और यहाँ पर कितने निकल गए 6 चौक 6 18 और 10 28 पूरे प्राप्त हो गए। देखिए ये कैल्शियम 6 है, 2 3 6 और ये कैल्शियम 6 हो गए, सिलिका 6 है यहाँ मिले। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए कितने हैं 4 दूनी 8 और दूनी 16, 12 यहाँ से प्राप्त हुए, उनको ऐड किया तो टोटल 28 हुए। फास्फोरस 4 थे प्राप्त हुए, हो गया। अब हम इसका तापीय अपघटन कराने के बाद में क्या करेंगे, हमें क्या प्राप्त हो गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, बी एडिंग फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ऑक्साइड को हम 11 10 लिख गया, हम कार्बन के साथ में गर्म करेंगे और क्या डालेंगे विद्युत का ताप, विद्युत ताप, यहाँ पर भी विद्युत ताप, विद्युत का ताप डालेंगे तो हम इतना डालेंगे कार्बन की ये 10 ऑक्सीजन को तोड़ दे, कितना 10, क्या बन जाएगा 10 कार्बन मोनोऑक्साइड के कण बन जाएंगे और वो उड़ जाएंगे, बचेगा शेष क्या P4। ये क्या आपका हो गया सफ़ेद फास्फोरस। ये होता है फास्फोरस बनाने की विधियाँ। फास्फोरस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फास्फीन गैस PH3 बनाने को आती है। PH3 का निर्माण किस विधि से करते हैं और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में बताइए। तो अब हम पहले इसके फास्फोरस को तो पढ़ लें, उसके बाद में फास्फीन को भी बताएंगे। अगला टॉपिक फास्फीन के ही बारे में होगा, तो इसको रब कर देते हैं। अब हमने चूंकि फास्फोरस बना लिया तो हम बताएंगे फास्फोरस के गुण। क्या बताएंगे फास्फोरस के गुण, और गुण 2 ही प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। तो पहला लिखेंगे सफ़ेद, P4 के गुण। पहला गुण होगा आपका भौतिक गुण। भौतिक गुण में हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि फास्फोरस आखिर सफ़ेद कैसा होता है। तो नंबर 1 पॉइंट यह है मोम के समान पारदर्शी ठोस होता है। कैसा होता है, जैसा आपने मोम देखा है जिसकी मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, वैसा बिल्कुल वैसा ही मोम के समान पारदर्शी ठोस होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह जल में अविलय परंतु ईथर एल्कोहल क्लोरोफॉर्म आदि में पूर्ण विलय होता है। आप जानते हैं कि यह जल में तो बिल्कुल ही नहीं घुलता है, परंतु ईथर, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में पूर्ण विलय होता है। जल में ही इसको रखा जाता है क्योंकि जल से जल्दी से क्रिया नहीं करता है। पहली बात तो उसमें विलय ही नहीं होता है। नंबर 3 यह मुलायम होने के कारण
चाकू से आसानी से कट जाता है। यह मुलायम होने के कारण चाकू से आसानी से कट जाता है। इतना मुलायम होता है, आप चाकू से काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। नंबर 4, इसमें लहसुन के जैसी गंध आती है। ये ऐसा पदार्थ है जैसे लहसुन महकते हैं, बिल्कुल वैसी इसमें गंध आती रहती है। अगला पॉइंट, यह नहीं, सॉरी, ऐसे लगेंगे, इसकी वाष्प विषैली होती है। इसकी वाष्प विषैली होती है, मनुष्य के जबड़ों का क्षय हो जाता है। अगर कोई, इसकी वाष्प इतनी विषैली होती है, यदि इसको मनुष्य लगातार सूंघता रहे या इसके लिए खदानों में काम करता है जब मनुष्य, तो इसकी वाष्प को परमानेंट सूंघता रहता है तो इनके जबड़े बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, जिसे फारसी कह देंगे, जिसे फांसी जा नामक, इससे फांसीजा नामक बीमारी हो जाती है, हो जाती है। ये हो गए इसके भौतिक गुण। ये जो हमने आपको लिख लिख कर बताए हैं ये इसके भौतिक गुण हैं। अब इसके हम रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक गुण क्या होते हैं, फास्फोरस किन किन पदार्थों को बना सकता है और किन में इसकी आवश्यकता होती है। तो इसको रब करते हैं और लिखते हैं दूसरा पॉइंट, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। और यदि हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जितने आप बेस्ट टाइम में देखते हैं उतना लाइक नहीं देते हैं, क्या बात है भाई, लाइक करने में क्या चला जाता है। बस आपको प्रेस करना है, जितनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो उतना ही हमें आप उत्तेजित करिए कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करें। तो वीडियो जिनको आप मेरा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी मतलब नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। तो ठीक है, तो हम आगे आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, रासायनिक गुण। तो अब हम पढ़ेंगे सफ़ेद फास्फोरस के रासायनिक गुण, दूसरा पॉइंट। और इसमें पहला पॉइंट होगा आपका ज्वलन। यानी कि जब हम फास्फोरस को जलाएंगे, P4 सफ़ेद को जलाएंगे, P4 प्लस O2, जब वायु की कमी में जलाएंगे तो हमारा बनेगा फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। इसको हम लिख सकते हैं P2O3, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। यानी कि हमारे यहाँ जल ऑक्सीजन की मात्रा कम थी तो हमने जब फास्फोरस को जलाया तो हमारा बना है फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ 3 दूनी 6। अब फास्फोरस को हम अधिक मात्रा में, वायु की अधिक मात्रा में जलाते हैं तो बनता है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, या हम इसको लिख सकते हैं P2O5। यहाँ पर 2 का डिवाइड लगाइए, 2 1 2 और 2 3 6। यानी कि जब हम अधिकता में जलाएंगे
वायु की अधिकता में जलाएंगे तो कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे, 10 जुड़ जाएंगे। डिवाइड लगा देंगे तो 5 निकल जाएंगे। जब हम जलाते हैं वायु की अधिकता में फास्फोरस को तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, कम मात्रा में जलाते हैं तो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनता है। नंबर 2, हैलोजनों से क्रिया। हैलोजनों से क्रिया हम करेंगे। हैलोजन आप जानते ही हैं कौन से होते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाबीन। ये हैलोजन आपके होते हैं, तो हम इसमें क्लोरीन से अब क्रिया कराएं, P4Cl2। जब क्लोरीन की अधिक मात्रा में फास्फोरस को गर्म करते हैं तो हमारा बनता है PCl3, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। अब हम फास्फोरस को क्लोरीन की अधिकता में गर्म करते हैं तो हमारा बनता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर कितने फास्फोरस करने होंगे हमें, 4। तो 4 का मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितने हो गए, 4 3 12, यहाँ हो गए 4 5 20, तो 6 दूनी 12, 10 दूनी 20। ये हैलोजनों से क्रिया होती है। बड़ी आसान रिएक्शन होती है, करने में कुछ नहीं है। अब हम अगली क्रिया कराएंगे किसके साथ, धातुओं, सक्रिय धातुओं। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर 3 पॉइंट, सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। सक्रिय धातुएं आप जानते हो, जैसे सोडियम धातु, जैसे मैग्नीशियम धातु, जैसे कैल्शियम धातु। ये जब फास्फोरस से क्रिया करते हैं P4 प्लस, तो ये अपनी बैलेंसी के कारण अलग अलग प्रकार के फास्फाइड बनाते हैं। तो ये बनाता Na3P प्रकार का फास्फाइड। तो यहाँ फास्फोरस कितने हैं, 4। इनको पूरा करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकन 4, लेकिन सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 4 3 12, तो 12 सोडियम लगा देंगे। अब ये दोनों डबल बैलेंसी वाले हैं क्योंकि दो द्विक बंध बनाते हैं, तो ये बनाएंगे Na लिख दिया था, Mg3P2 यानी कि मैग्नीशियम फास्फाइड। और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फास्फोरस पूरे हो जाएंगे, लेकिन इस चक्कर में, इस घटना में 2 3 6 मैग्नीशियम हो गए। अब कैल्शियम भी वैसा ही है, तो कैल्शियम की अब क्रिया करा दो फास्फोरस के साथ में, तो ये भी बनेगा Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड। लेकिन फास्फोरस कितने हैं, 4। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, सबको करेंगे गर्म, 2 3 6 हो गए, फास्फाइड निकल गए, तो 6 हमें करने होंगे फास्फाइड। अब अगर इन कैल्शियम फास्फाइड जैसे मैग्नीशियम फास्फाइड को हम जल के साथ गर्म करते हैं तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है फास्फीन गैस। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर नंबर 1, जब हम Ca3P2 को जल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा बनता है फास्फीन गैस PH3, और ये मुक्त होती रहती है। शेष हमारा बन जाता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कितने हैं, 3, तो हमें OH कितने चाहिए यहाँ पर, 3 दूनी 6, कितने चाहिए, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 लगे, सॉरी 2 लगाने हैं, 3 लगा दिए, तो यहाँ पर हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई करने पर ये कितनी बार हो गया, 6 बार। तो कैल्शियम को पूरा करेंगे, ये अपने आप 6 हो जाएंगे, 2 3 6 हो गए OH। अभी हाइड्रोजन बाकी है और यहाँ P2 बाकी है, तो हाइड्रोजन 3 लिखे हुए हैं, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, 6 तो हाइड्रोजन है, फास्फीन गैस बन जाती है। जब हम कैल्शियम फास्फाइड या सोडियम फास्फाइड या मैग्नीशियम फास्फाइड को जल के साथ गर्म करते हैं तो हमें फास्फीन गैस प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर जैसे डाई कैल्शियम डाईफास्फाइड को जल के साथ गर्म करेंगे, यह भी अपना यौगिक बना लेता है कैल्शियम की जब कम मात्रा होती है, तो इसके साथ हम जल के साथ गर्म करेंगे तो ये बनाता है फास्फोरस टेट्राहाइड्राइड। लेकिन जो बचता है शेष वो होता है बुझा हुआ
चूना, ये बन जाता है। तो बुझा हुआ चूना, कैल्शियम कितने हैं 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन की हमें OH कितने चाहिए, 2 दूनी 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 4 हाइड्रोजन मिल रही हैं। तो ये बनता है आपका क्या, कैल्शियम फास्फाइड। आप बताएंगे अपचायक गुण, अपचायक गुण, अपचायक गुण बताना है। अपचायक गुण, अपचायक गुण में हम देखेंगे तो क्या करेंगे कि कैल्शियम सल्फेट का अपचयन करना है फास्फोरस डालकर, और उसमें मात्रा होनी चाहिए किसकी, H2SO4 की, जल की मात्रा, जलीय विलयन के साथ। अब हमें कैल्शियम सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को फिर पुनः फास्फोरस के साथ गर्म करना है। इतनी मात्रा डालेंगे जल की कि हमें मिल जाए कॉपर। अब देखिए, जब हम कैल्शियम सल्फेट और फास्फोरस को और जल को अधिक मात्रा में लेते हैं तो हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनते हैं। पहला होता है कॉपर फास्फाइट, फिर बनता है आपका H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल, और बनता है H2SO4। ये बनते हैं 3 कंपाउंड। और जब हम इसकी कम मात्रा में गर्म करते हैं कैल्शियम सल्फेट और जल की मात्रा में, तो कॉपर अपचयित हो जाता है और बनता है H3PO3 प्लस बनता है H2SO4। ये कंपाउंड दोनों में बनते हैं, लेकिन एक में सीधा कॉपर अपचयित होता है और एक में कॉपर के साथ फास्फोरस ऐड रहता है। तो यहाँ पर हम इतने कर लें कि ये पूरे हो जाएं, फास्फोरस यहाँ भी है यहाँ भी है। तो यहाँ पर हम करें 3 का मल्टीप्लाई, तिचौक 12, तिचौक 12 में 4 यहाँ ले लेते हैं और 8 का यहाँ, 4 ये फास्फोरस 8 ये फास्फोरस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 तियों 12, 4 तियों 12 और 2 कितने हो जाएंगे, नहीं 8 तियों 24 और 2 26 हो जाएंगे। तो हमें लगभग इतने का मल्टीप्लाई करना होगा कि ये सल्फेट सभी टूट जाएं। लेकिन कॉपर की संख्या यहाँ कितनी हो गई, 4 तियों 12, और यहाँ कितने हैं कॉपर, कॉपर कितने हैं 1 और वहाँ 12, तो यहाँ पर करना होगा आपको 12 का मल्टीप्लाई। ये SO4 कितनी बार है, कितनी दफ़ा है, 12 बार आया, यहाँ पर 12 मरतबा क्या है, SO4 है। तो SO4 को हमें 12 करना होगा, 12। अब हमारे लिए हाइड्रोजन मुसीबत बन गए हैं ज़्यादा मात्रा में, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं, गर्म करते हैं। तो 12 एक एक करके निकालती है। देखिए 12 कॉपर है, 4 तियों 12 पूरे हो गए। सल्फेट 12 है, 12 एकन 12 सल्फेट पूरे हो गए, ये कंपाउंड पूरा हो गया। तिचौक 12 हमने फास्फोरस लिए हैं, तो यहाँ देखें 4 ये और 8 ये, 8 4 12, फास्फोरस भी काम तमाम हो गया। अब हाइड्रोजन की बात आती है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 तियों 24 और 12 दूनी 24, और यहाँ है कितने 2, तो 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया पूरा। इसी प्रकार से अब हम अगर हम इसको कॉपर में अपचयित करना चाहें तो हम फास्फोरस को पूरा करेंगे। फास्फोरस को जब हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि फास्फोरस को हमने क्या लिया है 4। तो ये H3PO3 कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। PO3 जब 4 बार हो गया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 तियों 12, और कॉपर कितने अकेले हैं, तो 4 तियों 12 और 2 14। तो यहाँ पर अभी मात्रा कम करनी होगी जल की, तो हम इतना कर लें, ऑक्सीजन को पूरा कर लें। तो यहाँ पर लगाते हैं 10 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर लगाएं 8 का, तो 8 दूनी 16 और 4 तियों 12 और 4 कम हो रहे हैं भाई। 10 का मल्टीप्लाई यहाँ है तो यहाँ 5 करिए, 10 करना होगा आपको H2SO4। अब देखते हैं आपको कितने हो गए हैं। तो ये हैं कितने, सल्फेट। पहले हम कॉपर को पूरा कर लें, कॉपर की कोई बात नहीं है, वो तो अपचयित हो रहा है। 10 कॉपर यहाँ पर निकल गए हैं, बच्चा 10
दफ़ा क्या है आपका SO4, तो 10 दफ़ा SO4 लिख लिया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 20 हो गए और 4 3 12 यहाँ हो गए। कितने हो गए? 12 और 20 22, 12 और 20 32, यानी कि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना होगा आपको 16, 16 दूनी 32, 4 3 12 और 20 32 हो गए आपके हाइड्रोजन, और ये अब क्रिया पूरी हो गई। इस प्रकार से अब चाय गुड़ देखिए थोड़े से, इसीलिए तो फर्स्ट पेपर के बाद में पी ब्लॉक पढ़ने से पहले आपको सेकंड पेपर को पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि आने लगे सही से। तब इनको करने में इतना ही समय लगेगा। 1-2 रासायनिक अपक्रियाएं आपकी ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फास्फोरस के गुण बताने हैं आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट गुण पर। नेक्स्ट गुण पर चलेंगे तो इसको हम रफ कर देते हैं। बताएंगे अम्लों से क्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल आप ले लीजिए, पहला अम्ल ले लेंगे HNO3 और दूसरा अम्ल ले लेंगे हम H2SO4, और दोनों कंडीशन में एक ही तत्व बनेगा। जब हम फास्फोरस के साथ में गर्म करेंगे, वो भी सफ़ेद फास्फोरस, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यौगिक बनेगा H3PO4, यानी आर्थोफास्फोरिक अम्ल। इसमें भी H3PO4 बनेगा, क्योंकि ये अम्ल हैं। अम्लों की क्रिया फास्फोरस से कराएंगे तो अम्ल एक ऐसे अम्ल में बदल जाएंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाएगा। लेकिन आपको कंप्लीट करना होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मुक्त होगी, और इसके साथ में जल भी पृथक होगा, H2O पृथक हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट करना है तो कम से कम फास्फोरस तो 4 कर ही लीजिए। 4 3 12। नाइट्रोजन के लिए हमें 4 यहाँ लगाने होंगे, तो यहाँ पर अभी ये पता नहीं चल रहा है। 4 3 12 हाइड्रोजन यहाँ हैं, और ऑक्सीजन को हमें पूरा करना होगा। तो यहाँ पर हम लगाएं कितने का मल्टीप्लाई? 10 का। 5 दूनी 10, 4 3 12 तो यहीं हो गए, यानी कि ज़्यादा हमें करने होंगे, तो दूना 2 गुना करें 20। 20 क्या है? HNO3। 20 का मल्टीप्लाई HNO3 में किया तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 20। 12 यहाँ पर खर्च कर दिए हैं, और यहाँ देखते हैं 20। अब बचे कितने हाइड्रोजन? 8, 4H2O। तो 12 यहाँ है हाइड्रोजन और 8 यहाँ है। 12 8 20 होते, लेकिन ऑक्सीजन देख लें, 20 3 60, तो ये कितनी हो गई? 4 3 12, 4 चक्कू 16, और 20 दूना 40, और 4 1 4, कितनी हो जाएंगी? 16 4 20, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ये इसमें अगर मिला देंगे तो 20 हो जाएंगी, क्योंकि 4 ऑक्सीजन ये, 40 यहाँ है और 16 यहाँ है, कंप्लीट हो गई। अब इसी प्रकार से यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पर आधे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने का? 10 का। H3PO4। फास्फोरस कितने लिए थे हमने? 4, क्योंकि फास्फोरस का अणु होता है वो 4 परमाणविक होता है। और उसके बाद में आपका बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जल मुक्त हो जाएगा। अब हमें इसको कंप्लीट करना है। 20 में से हमने कितने निकाल दिए? 12, तो कितने लिखने होंगे हमें? 4 दूनी 8, 8 और 4 12 होते हैं, 20 होते हैं। कितने हैं? 20 हैं, तो यहाँ 4 3 12, 12 में 4 दूनी 8, 12 8 20 हो जाते हैं। सल्फ़र कितने होंगे? 10 सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेंगे। अब ऑक्सीजन को पूरा कर लें, 4 चक्कू 16, और 10 दूनी 20, और 4 कितने हो जाएंगे? 4 दशामन 40, तो 16 4 20 और 20 40 हो गए। ये हो गया अपचयन, अम्लों से अपक्रिया। किससे हो गई? अम्लों से अपक्रिया। इसी प्रकार से ये कई अन्य चीज़ों से और अपक्रियाएं करते हैं। अब हम बताते हैं इसकी रूप। ये तो हो गया, और उपयोग तो आप जानते हैं बहुत से विस्फोटक पदार्थ बनाने में,
ये तो इसके रासायनिक गुण होते हैं, और भी होते बहुत से हैं, जब तक करते रहो तब तक समाप्त नहीं होने वाले, बहुत रासायनिक गुण हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको हमने करा दिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अलावा सफ़ेद फास्फोरस पढ़ चुके हैं हम, अब आ जाता है लाल फास्फोरस। क्या है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस ऐसा होता है कि सफ़ेद फास्फोरस को हम 240 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर जला दें तो वो लाल फास्फोरस में बदल जाता है, और लाल फास्फोरस के भौतिक एवं रासायनिक गुण एक समान होते हैं। इसी प्रकार से काला फास्फोरस होता है, जब हम फास्फोरस को 300 से अधिक तापमान पर, डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो वो काले फास्फोरस में बदल जाता है। तो लाल P4 क्या करेंगे, इसके बनाने की विधि में आप लिखना, बनाने की विधि। P4 कैसा हो? सफ़ेद। सफ़ेद। इसको हम 240 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे गर्म करेंगे तो P4 लाल प्राप्त होगा। लो बन गया। सफ़ेद को 240 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म कर दीजिए, लाल फास्फोरस में बदल जाएगा। और इसको पुनः, इस लाल फास्फोरस को पुनः 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दीजिए, पुनः सफ़ेद बन जाएगा। कितना आसान है फास्फोरस बनाना। तो ठीक है, अब इसके हम जो रासायनिक गुण होते हैं फास्फोरस के, जो अभिक्रियाएं होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं, एक जैसी होती है, लेकिन इसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। यह लाल फास्फोरस के भौतिक गुण बता रहे। पहला गुण हम बता रहे, यह लाल रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ठीक है। उसके बाद में यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकता है, यह इससे कम क्रियाशील होता है, वायु के संपर्क में आने पर किसी अन्य रंग में परिवर्तित नहीं होता है, और इसकी संरचना होती है थोड़ी भिन्न प्रकार की। इसी प्रकार से आपका आ जाएगा काला फास्फोरस। काला फास्फोरस के दो रूप पाए जाते हैं, अल्फ़ा और बीटा। काला अल्फ़ा फास्फोरस और बीटा फास्फोरस, ये कई खदानों में खुदाई के वक्त निकलते हैं। आपको सिर्फ लाल और फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस के बारे में जानना था। लाल फास्फोरस के गुण अलग हैं, क्योंकि हम जानते हैं उसका उपयोग माचिस की तीलियों पर भी किया जाता है। काले फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर है, क्योंकि ये खदानों में खुदाई के वक्त भी मिलता है, ये मुक्त अवस्था में भी रह सकता है, और इसके दो रूप पाए जाते हैं, बीटा और अल्फ़ा और बीटा। अब हम बताते हैं तीनों के संरचनाएं, क्यों ये लाल फास्फोरस एक दूसरे से भिन्न है। पहले लिखेंगे सफ़ेद P4, लाल P4, काला P4। सफ़ेद फास्फोरस की संरचना होती है इस प्रकार से, इस प्रकार की संरचना सफ़ेद फास्फोरस की होती है। सॉरी, इसके बीच में ऐसे नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या होते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। यह है सफ़ेद फास्फोरस की संरचना। और लाल फास्फोरस की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। ये होता है लाल फास्फोरस की संरचना। जब हम सफ़ेद फास्फोरस के आणविक ढांचा देखेंगे तो वो इस प्रकार से मिलेगा, और सफ़ेद का देखेंगे तो वो इस प्रकार से मिलेगा। और ये कैसी होती है, वर्ग समतलीय या हॉरिजेंटल बोल देंगे इसको, वर्ग समतलीय इसकी संरचना होती है। आगे हम काले फास्फोरस पे जाएंगे तो इसकी संरचना जैसे बेंजीन बनाई जाती है वैसी ही होती है, ये इस प्रकार से। अगला अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर फिर फास्फोरस यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस प्रकार से काले फास्फोरस की संरचना पाई जाती है। तो ये हो गया आपका फास्फोरस का टॉपिक फिनिश। अब इस वीडियो में काफ़ी कुछ हो चुका है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक फास्फोरस के यौगिकों के साथ, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका
मीथेन गैस, और उसके बाद में नाइट्रोजन परिवार फिनिश हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे ऑक्सीजन परिवार पर, जिसमें हमें बनानी होगी ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, और अगर इसमें सल्फ़र की बात आ जाएगी तो फिर हमें बनाना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि उस ऑक्सीजन वाले में सल्फ़र भी आ जाता है, तो हमें उसमें बनाना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।